मौत की महक, द सेंट ऑफ डेथ। कसौल, पार्वती वैली, हिमाचल प्रदेश। समय रात के 11:30 बजे। पार्वती वैली की हवाओं में एक नशा है, एक ऐसा सुकून जो शहर के शोर को भुला देता है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में सुकून के साथ साथ कुछ और भी बहता है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है। 4 दोस्त आर्यन, कबीर, रोहन और समीर दिल्ली की भागदौड़ से दूर कसौल की इसी रहस्यमयी शांति की तलाश में आए थे। वो आम पर्यटकों की तरह भीड़-भाड़ वाले कैफे में नहीं बैठना चाहते थे। उन्हें एडवेंचर चाहिए था, ऑफबीट अनुभव। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी। शुरुआत, अनजाना रास्ता। कसौल के मुख्य बाजार से करीब 4 किलोमीटर दूर उन्होंने मणिकरण के आगे एक सुनसान रास्ते पर अपनी थार खड़ी की। कबीर, जो ग्रुप का सबसे निडर लड़का था, ने नक्शा देखते हुए कहा, भाई, यहाँ से जंगल के अंदर 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो नदी के किनारे एक परफेक्ट कैंपिंग स्पॉट है। न कोई भीड़, न पुलिस, बस हम और नेचर। रोहन थोड़ा डरपोक था। उसने जंगल की गहरे अंधेरे को देखकर कहा, यार, यहीं गाड़ी के पास टेंट लगा लेते हैं ना, अंदर जाना सेफ लग नहीं रहा। लेकिन आर्यन और समीर ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मना लिया। चारों ने अपने बैग उठाए और मोबाइल की टॉर्च जलाकर घने देवदार के पेड़ों के बीच उस संकरी पगडंडी पर चल पड़े। हवा एकदम शांत थी। जंगल में झींगरों की आवाज इतनी तेज थी कि कानों में चुभ रही थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद अचानक जंगल का माहौल बदल गया। वो महक। अचानक समीर रुका। उसने गहरी सांस ली। तुम्हें कुछ महक आ रही है? समीर ने पूछा। बाकी तीनों भी रुके। हवा में एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद मादक खुशबू तैर रही थी। ये जंगल की मिट्टी या फूलों की खुशबू नहीं थी, ये एक महंगे परफ्यूम की खुशबू थी। बहुत तेज, बहुत मीठी, जैसे मोगरा और पुराने गुलाबों को किसी ने कस्तूरी के साथ मिला दिया हो। इस घने जंगल में रात के 12 बजे परफ्यूम कौन लगाएगा? आर्यन ने तर्क दिया। शायद कोई और ग्रुप भी आसपास कैंप कर रहा होगा। वो खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़े, लेकिन अजीब बात ये थी कि खुशबू किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे खुशबू उनके साथ साथ चल रही हो, जैसे हवा ने उन्हें घेर लिया हो। पहला शिकार, रोहन। वे नदी के किनारे पहुंचे। वहां कोई दूसरा ग्रुप नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और वही जानलेवा परफ्यूम की महक। उन्होंने आग जलाई और पीने का इंतजाम किया। शराब के 2-3 पैक के बाद डर कम होने लगा और हंसी मजाक शुरू हो गया। तभी रोहन खड़ा हुआ। मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। ज्यादा दूर मत जाना, कबीर ने हंसते हुए कहा। वो परफ्यूम वाली चुड़ैल उठा ले जाएगी। सब हंस पड़े। रोहन झाड़ियों के पीछे चला गया। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, रोहन वापस नहीं आया। रोहन, आर्यन ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ नदी के पानी का शोर और वो परफ्यूम की खुशबू जो अब और भी तेज हो गई थी, इतनी तेज कि उनका दम घुटने लगा। कबीर और समीर टॉर्च लेकर उस दिशा में गए जहां रोहन गया था। वहां रोहन नहीं था, लेकिन जमीन पर उसके जूते पड़े थे और जूतों के ठीक बगल में गीली मिट्टी पर किसी के नंगे पैरों के निशान थे। लेकिन वो निशान उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और उंगलियां पीछे की तरफ। समीर की रूह कांप गई। भाई, ये क्या है? रोहन कहाँ है? तभी ऊपर से एक बूंद समीर के गाल पर गिरी। उसने हाथ फेरा। वो पानी नहीं था, गाढ़ा गर्म खून था। उसने कांपते हुए टॉर्च की रोशनी ऊपर पेड़ की तरफ घुमाई। देवदार की एक ऊंची डाल पर रोहन का शरीर लटक रहा था, लेकिन उसे रस्सी से नहीं बांधा गया था। उसका शरीर किसी ने अपनी बाहों की तरह मरोड़ दिया था। हड्डियां टूटी हुई थी और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी, जो सीधे नीचे देख रही थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान चिपकी थी। और सबसे डरावनी बात ये कि रोहन के कपड़ों से वही परफ्यूम की महक आ रही थी। दूसरा शिकार, समीर। भागो! कबीर चिल्लाया। तीनों दोस्तों के नशे उतर चुके थे। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में अंधाधुंध दौड़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, बस उस लाश और उस बदबूदार खुशबू से दूर जाना चाहते थे। भागते भागते समीर का पैर फिसला और वो एक गड्ढे में गिर गया। उसके पैर में मूंछ आ गई। आर्यन, कबीर, रुको! वो चिल्लाया। आर्यन और कबीर रुके और वापस समीर की तरफ लपके। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, कोहरा घना हो गया, इतना घना कि एक हाथ की दूरी पर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। समीर, अपना हाथ दे! आर्यन चिल्लाया। कोहरे के अंदर से समीर की आवाज आई, लेकिन वो चीख नहीं रहा था, वो हंस रहा था।
आर्यन, ये खुशबू, ये बहुत प्यारी है, तुम भी सूंघो ना। समीर, पागल मत बन, बाहर आ। तभी कोहरे में एक परछाई दिखी, एक औरत की परछाई, लंबी, बेहद खूबसूरत, जिसके बाल जमीन तक छू रहे थे। वो समीर के पास खड़ी थी। उसने झुककर समीर के माथे को चूमा। अगले ही पल समीर की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर हड्डी चटकने की कड़क आवाज आई। फिर सन्नाटा। कोहरा छटा तो देखा कि समीर का शरीर वहीं पड़ा था। उसका सीना फाड़ दिया गया था और उसका दिल गायब था। हवा में परफ्यूम की खुशबू अब सड़े हुए मांस की बदबू में बदल रही थी। तीसरा शिकार, कबीर। अब आर्यन और कबीर अब सुन्न पड़ चुके थे। वो समझ गए थे कि वो किसी जानवर से नहीं लड़ रहे, वो किसी ऐसी चीज का शिकार बन रहे हैं जो इस जंगल की मालकिन है। हमें नदी पार करनी होगी, आर्यन ने हाफते हुए कहा। पानी के उस पार शायद उसका असर कम हो जाए। वे नदी की तरफ भागे। पार्वती नदी का बहाव बहुत तेज था और पानी बर्फीला ठंडा। कबीर पहले पानी में उतरा। पानी घुटनों तक था। अचानक कबीर रुक गया। क्या हुआ? चल जल्दी, आर्यन चिल्लाया। कबीर ने धीरे से आर्यन की तरफ मुड़कर देखा। कबीर की आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थीं। उसकी पूरी आंखें सफेद थीं। वो बहुत अकेली है, आर्यन, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो उसकी अपनी नहीं थी। ये आवाज किसी औरत की थी, भारी और गूंजती हुई। उसे साथी चाहिए। इससे पहले कि आर्यन कुछ कर पाता, कबीर ने खुद को पानी के तेज बहाव में पीछे की तरफ छोड़ दिया। पानी के अंदर से काले लंबे बालों का एक गुच्छा निकला और उसने कबीर को जकड़ लिया। एक झटके में कबीर पानी के अंदर खींच लिया गया। कोई संघर्ष नहीं, कोई हाथ पांव मारना नहीं, बस वो पानी की गहराइयों में गायब हो गया। नदी की सतह पर बुलबुले उठे और उनके साथ बाहर आई वही महक, परफ्यूम की महक। अंत। अब आर्यन बचा था, अकेला, जंगल के बीचों बीच। उसने भागना छोड़ दिया। वो जानता था कि भागने का कोई फायदा नहीं है। वो एक बड़े पत्थर के पास बैठ गया और अपना फोन निकाला। सिग्नल नहीं थे। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की। वो कांप रहा था। उसका चेहरा आंसुओं और पसीने से भीगा था। मेरा नाम आर्यन है। अगर किसी को ये फोन मिले तो कभी इस जंगल में उस खुशबू का पीछा मत करना। मेरे 3 दोस्त मर चुके हैं। घटना के 3 दिन बाद। स्थान, कुल्लू पुलिस स्टेशन और मणिकरण का जंगल। 3 दिन हो चुके थे। दिल्ली के 4 लड़कों के गायब होने की खबर ने हिमाचल पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। उनकी थार गाड़ी सड़क किनारे लावारिस मिली थी, लेकिन लड़कों का कोई पता नहीं था। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, जो एक सख्त और प्रैक्टिकल पुलिस अफसर थे, अपनी टीम के साथ उस जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। उनके साथ स्थानीय गाइड नेगी था, जो उस इलाके की दंत कथाओं से वाकिफ था और डरा हुआ था। वो फोन। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन जंगल में इतना घना कोहरा था कि शाम जैसा लग रहा था। सर, यहाँ आइए, नेगी ने एक बड़ी चट्टान के पास से आवाज दी। विक्रम वहां पहुंचा। चट्टान के पास एक आईफोन पड़ा था। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन फोन ऑन था। ये वही जगह थी जहां आर्यन बैठा था। ये उन लड़कों में से किसी का है। विक्रम ने रुमाल से फोन उठाया और जिपलॉक बैग में डाल दिया। सर, हमें वापस चलना चाहिए, नेगी ने घबराई हुई आवाज में कहा। हवा बदल रही है, आपको वो महक आ रही है? विक्रम ने हवा में सूंघा। हाँ, अजीब सी खुशबू है, मोगरा और गुलाब। शायद पास में कोई मंदिर है। नहीं सर, यहाँ कोई मंदिर नहीं है, ये उसका इलाका है। हमें ये चीजें यहीं छोड़कर भागना चाहिए। विक्रम ने उसे डांट दिया। बकवास बंद करो नेगी, ड्यूटी पर हो। वीडियो का सच। शाम को पुलिस स्टेशन में विक्रम ने उस फोन को चार्जिंग पर लगाया और डेटा रिकवर करने की कोशिश की। गैलरी में सबसे आखिरी वीडियो वही था जो आर्यन ने रिकॉर्ड किया था। विक्रम ने प्ले बटन दबाया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ वीडियो की आवाज गूंज रही थी। वीडियो में आर्यन का डरा हुआ चेहरा था। मेरा नाम आर्यन है, मेरे 3 दोस्त मर चुके हैं। विक्रम ध्यान से देख रहा था। वीडियो के आखिरी पलों में आर्यन के पीछे से वो आवाज आई, तुम्हें बहुत प्यारे हो आर्यन। उसके बाद कैमरा गिर गया था। स्क्रीन काली हो गई थी, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू थी। अगले 2 मिनट तक जो आवाजें उस वीडियो में रिकॉर्ड हुई थी, उसने सख्त जान इंस्पेक्टर विक्रम के भी पसीने छुड़ा दिए। पहले आर्यन के चीखने की आवाज आई, फिर हड्डियों के टूटने की कड़क कड़क आवाज आई, जैसे कोई सूखी लकड़ियां तोड़ रहा हो, और फिर खाने की आवाज, जैसे कोई जानवर कच्चा मांस चबा रहा हो। और इन सब के बीच एक औरत के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, एक बहुत ही सुरीली लेकिन रूह कंपा देने वाली लोरी। अचानक वीडियो में कैमरा फिर से उठा, लेकिन इस बार कैमरा आर्यन ने नहीं पकड़ा था। कैमरे के लेंस के सामने एक आंख थी, इंसान की आंख नहीं, एक पीली बिल्ली जैसी आंख जिसकी पुतली खड़ी वर्टिकल थी।
उस आंख ने कैमरे में देखा और एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुम्हें खुशबू पसंद है ना इंस्पेक्टर? वीडियो झटके से बंद हो गया। विक्रम कुर्सी से उछल खड़ा हुआ। उसने तुरंत फोन को टेबल पर पटक दिया। ये क्या बकवास है? किसने एडिट किया है ये? तभी स्टेशन की बत्तियां फड़फड़ाने लगी। इन्वर्टर की आवाज आई और लाइट चली गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अंधेरे कमरे में विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और तभी उसे वो महक आई, वही परफ्यूम। इस बार जंगल में नहीं, पुलिस स्टेशन के अंदर, उसके अपनी केबिन में। खुशबू इतनी तेज थी कि विक्रम का सिर चकराने लगा। नेगी! विक्रम चिल्लाया। नेगी, जनरेटर ऑन कर! कोई जवाब नहीं आया। पूरा थाना खाली लग रहा था। विक्रम ने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। तभी उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल उसके कान के पास। विक्रम ने धीरे धीरे कांपते हाथों से टॉर्च पीछे घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन विक्रम की नजर फोन पर पड़ी, जो टेबल पर रखा था। फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई थी। उस स्क्रीन पर लाइव कैमरा चल रहा था, फ्रंट कैमरा। उसमें विक्रम का चेहरा दिख रहा था, लेकिन विक्रम के ठीक पीछे अंधेरे में एक चेहरा और था, एक औरत का चेहरा, आधा सड़ा हुआ और आधा बेहद खूबसूरत। उसके बाल विक्रम के कंधों पर लटक रहे थे। स्क्रीन में दिख रहा था कि उस औरत के हाथ विक्रम के गले की तरफ बढ़ रहे हैं। विक्रम ने अपनी गर्दन पर ठंडी बर्फीली उंगलियां महसूस की। उसने झटके से पीछे मुड़कर अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और फायर किया। धाएं, धाएं। अंततः वो अभी भी भूखी है। अगली सुबह जब हेड कांस्टेबल ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर उल्टियां करने लगा। इंस्पेक्टर विक्रम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी जंगल में मिले रोहन की लाश पर थी। उनकी गर्दन 180 डिग्री पीछे घूमी हुई थी और उनके हाथ में वो फोन था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। विक्रम ने अपनी डायरी में मरने से ठीक पहले कुछ लिखा था। डायरी के पन्ने पर खून से सने अक्षरों में लिखा था, अब मैं उसका हूँ और अब हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। जैसे ही कांस्टेबल ने वो पन्ना पढ़ा, उसे कमरे में एक हल्की सी महक महसूस हुई, मोगरा और कस्तूरी की महक, एक जानी पहचानी परफ्यूम की महक। समाप्त।